हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 7 अगस्त या 7 अगस्त के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम के अंदर जरूर देख कर जाएं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 29 है, 29 के बाद में 36 है, 36 के बाद में 50 है, 50 के बाद में 71 है, 71 के बाद में 99 और 99 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है तो वो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या दी गई है 29 से, 29 से कितना बन रहा है 36 से, तो 29 से 36 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 29 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 29 और 7 मिलकर बन जाएगा 36। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है 50 है, तो 36 से 50 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 36 के अंदर क्या कर दें +14 कर दें तो 36 और 14 मिलकर बन जाएगा 50। फिर देखिए 50 से कितना बन रहा है 71 है, तो 50 से 71 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 50 के अंदर क्या कर दें +21 कर दें तो 50 और 21 मिलकर बन जाएगा 71। फिर देखिए 71 से कितना बन रहा है 99, तो 71 से 99 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 71 के अंदर क्या कर दें +28 कर दें तो 71 और 28 मिलकर बन जाएगा 99। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 99 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या आई है +7, उसके बाद में संख्या आई है +14, उसके बाद में संख्या आई है +21, उसके बाद में संख्या आई है +28। यानी कि यहाँ पर चल रहा है क्या, सबसे पहले +7 +14 +21 +28 सभी के अंदर प्लस चल रहा है। तो 99 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर भी क्या करेंगे प्लस करेंगे, लेकिन कितना प्लस करेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे तो वो देखिए, यानी कि 28 के बाद में कितनी संख्या प्लस होगी वो हमें निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर है सबसे पहले 7 से कितना बन रहा है 14, 7 से 14 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 7 और 7 मिलकर बन जाएगा 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 21 है, तो 14 से 21 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 14 और 7 मिलकर बन जाएगा 21। फिर देखिए 21 से कितना बन रहा है 28 है, तो 21 से 28 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 21 के अंदर भी क्या कर दें +7 कर दें तो 21 और 7 मिलकर बन जाएगा 28 है। अब देखिए 28 से कितना लाना है, हमें अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 28 से अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी के अंदर +7 हुआ है तो 28 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +7 कर देंगे। तो मेरे भाई 28 और 7 मिलकर बन जाएगा
35, यानी कि 28 के बाद में संख्या प्लस होगी 35। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 99 के अंदर इस 35 को ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 99 के अंदर प्लस 35 कर देंगे तो 99 और 35 मिलकर बन जाएगा 134, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 134। अब हमें देखना है कि संख्या 134 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 134 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई, इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई, जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 7 अगस्त या 7 अगस्त के बाद में होने वाला है, वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस मास्टर पीडीएफ सेट को एग्जाम के अंदर जरूर देख कर जाएं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो मेरे भाई, जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी कूट भाषा में DISK को 43 और WIRE को 55 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CELL को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई, आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि DISK को यहाँ पर 43 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि WIRE को यहाँ पर 55 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि CELL को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मेरे भाई, ध्यान से देखिए, मैंने आपको काफी बार बताया था कि जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से नंबरिंग ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए जाएं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले पता करेंगे कि DISK को यहाँ पर 43 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए, पहला लेटर है डी आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। डी के बाद में क्या है, आई आता है 9 नंबर पर है। आई के बाद में एस आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। एस के बाद में के आता है 11 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे। तो मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 और 9 मिलकर बन जाएगा 13, 13 और 19 मिलकर बन जाएगा 32, 32 और 11 मिलकर बन जाएगा 43। और ध्यान से देखिए 43 यहाँ पर आप सभी के सामने
दिया गया है। यानी कि DISK से 43 बनाया गया है। कैसे? तो सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग, और जो भी संख्या आई है उन सभी को आपस में ऐड करके यहां पर लिखा गया है 43। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि WIRE को 55 से इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहां पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए, पहला लेटर है W आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 23 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है I आता है कितने नंबर पर, 9 नंबर पर है। I के बाद में क्या है R आता है 18 नंबर पर है। R के बाद में है E आता है 5 नंबर पर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, 23 और 9 मिलकर बन जाएगा 32, 32 और 18 मिलकर बन जाएगा 50, 50 और 5 मिलकर बन जाएगा 55 है। और ध्यान से देखिए, यहां पर 55 आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि CELL को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, पहला लेटर है C आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। C के बाद में है E आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है LL, तो मेरे भाई L आता है 12 नंबर पर। तो यहां पर हम 2 बार लिख देंगे 12। अब यहां पर क्या करेंगे, इन सभी को आपस में ऐड कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 3 और 5 मिलकर बन जाएगा 8, 8 और 12 मिलकर बन जाएगा 20, 20 और 12 मिलकर बन जाएगा 32। यानी कि CELL को लिखा जाएगा 32। अब हमें देखना है कि 32 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 32 हमें दिया गया है ऑप्शन B के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन B हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यदि आपको फिर भी इस प्रश्न के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में SOLID को 64 और POUR को 74 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TON को क्या लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि SOLID को यहाँ पर 64 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि POUR को यहाँ पर 74 कैसे लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि TON को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इस टाइप के प्रश्न को आप तभी एग्जाम में सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि SOLID को यहाँ पर 64 कैसे लिखा गया है। तो जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से नंबरिंग याद करना हो तो मेरे भाई सबसे पहले आपके सामने दिए गए सभी अल्फाबेट लेटर का कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला लेटर है S आता है मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। S के बाद में क्या है O आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर है। O के बाद में है L आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 12 नंबर पर है। L के बाद में है I आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 9 नंबर पर है। I के बाद में है D आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 19 और 15 हो जाएगा 34, 34 और 12 हो जाएगा 46, 46 और 9 हो जाएगा 55, 55 और 4 हो जाएगा 59। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर देखिए जोड़ने पर आया है 59, ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है 64।
तो मेरे भाई 59 से 64 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें अल्फाबेट लेटर देखने कितने दिए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं 5। और मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 59 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें, तो 59 और 5 मिलकर बन जाएगा 64। और ध्यान से देखिए 64 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि POUR को 74 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला लेटर है P आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 16 नंबर पर, ठीक है। P के बाद में क्या है, O आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर है। O के बाद में क्या है, U आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 21 नंबर पर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, U के बाद में है R आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 16 और 15 मिलकर बन जाएगा 31, 31 और 21 मिलकर बन जाएगा कितना मेरे भाई, 31 और 21 मिलकर बन जाएगा 52, 52 और 18 मिलकर बन जाएगा 70। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है 70 और यहाँ पर लिखा गया है 74। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हमें अल्फाबेट लेटर कितने दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं 4। तो मेरे भाई यदि हम 70 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें, तो 70 और 4 मिलकर बन जाएगा 74। और ध्यान से देखिए 74 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ पर आसानी से बता दोगे कि TON को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि TON को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है T आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है। T के बाद में क्या है, O आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। O के बाद में क्या है, N आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 14 नंबर पर, यहाँ पर हम लिख देंगे 14, ठीक है। अब इन सभी को हम आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 20 और 15 हो जाएगा कितना, 35, 35 और 14 मिलकर बन जाएगा 49। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए अल्फाबेट लेटर कितने दिए गए हैं, 3। तो यहाँ पर हम 49 के अंदर क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो मेरे भाई 49 और 3 मिलकर बन जाएगा 52, यानी कि TON को लिखा जाएगा 52। अब हमें देखना है कि 52 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 52 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 14 से यहाँ पर 81 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 14 से यहाँ पर 81 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 14 से यहाँ पर 81 कैसे बना है। तो यहाँ पर 14 से 81 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई इस 14 में से 5 को घटाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 14 में से 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर देखिए इस 9 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 9 का स्क्वायर होता है
81। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 81 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 18 के अंदर है और इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस 14 की तरह ही इस 18 में से हम क्या कर देंगे, सबसे पहले -5 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 में से -5 कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 13। और जिस प्रकार से यहाँ पर 9 का स्क्वायर किया गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर कर देंगे 13 का स्क्वायर। तो मेरे भाई 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 169। अब हमें देखना है कि संख्या 169 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 169 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई आपके एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी सांकेतिक भाषा में SAFER को यहाँ पर ये लिखा जाता है और RIDE को यहाँ पर ये लिखा जाता है, तो FEDS को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है कि FEDS को क्या लिखा जाएगा या फिर कैसे लिखा जाएगा। तो उससे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ई लेटर दिया गया है, इस ई को यहाँ पर लिखा गया है हैज। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें ई दिया गया है तो इसको भी यहाँ पर लिखा गया है हैज। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें आर दिया गया है, इस आर को लिखा गया है 2। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आर दिया गया है तो इस आर को भी लिखा गया है 2। यानी कि यहाँ पर हमें जो ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी अल्फाबेट लेटर को इसी प्रश्न के अंदर देखकर पता करना है कि क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम सोल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेटर दिया गया है एफ। एफ को क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए एफ को यहाँ पर लिखा गया है 3। तो यहाँ पर भी हम एफ को लिख देंगे 3। एफ के बाद में क्या है ई, तो मेरे भाई ई को क्या लिखा गया है, तो ध्यान से देखिए ई को यहाँ पर लिखा गया है हैज। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए ई को यहाँ पर लिखा गया है हैज। तो यहाँ पर भी हम ई को क्या लिखेंगे मेरे भाई, हैज लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ई के बाद में है डी। डी को क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए डी को यहाँ पर लिखा गया है प्रतिशत। तो यहाँ पर हम डी को लिखेंगे क्या, प्रतिशत। उसके बाद में क्या है एस। एस को क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए एस को यहाँ पर लिखा गया है 5। तो यहाँ पर हम एस को लिखेंगे 5। यानी कि FEDS इसको लिखा जाएगा 3 हैज प्रतिशत 5। अब हमें देखना है कि ये सभी किसी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो हाँ सर, ये सभी हमें दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। यानी कि 3 हैज प्रतिशत 5 ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। तो 6ठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है। और मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1885 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1886 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1890 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1905 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि WBC का दूसरा नाम है क्या है? तो मेरे भाई याद रखना WBC या श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है टाइफाइड और ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण मधुमेह रोग होता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और आपके एग्जाम के अंदर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है हिमीकरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है तापी नदी, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत की गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न SSC MTS एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन ए कथकली नृत्य शैली के लिए, ऑप्शन बी है बिहू नृत्य शैली के लिए, ऑप्शन सी है कथक नृत्य शैली के लिए, और ऑप्शन डी है मणिपुरी नृत्य शैली के लिए। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन ए जर्मनी देश के सहयोग से, ऑप्शन बी है इंग्लैंड देश के सहयोग से, ऑप्शन सी है पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से, और ऑप्शन डी है कनाडा देश के सहयोग से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से की गई थी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। चोल साम्राज्य के समय प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से चोल साम्राज्य के समय का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि चोल साम्राज्य के समय का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वरदेश्वर मंदिर है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1901 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1905 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1909 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1912 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना की गई थी 1905 में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारी नाभिकों से निकलने वाली किरणें कैसी होती हैं? ऑप्शन ए धनात्मक होती है, ऑप्शन बी है ऋणात्मक होती है, ऑप्शन सी है अनावेशित होती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारी नाभिकों से निकलने वाली किरणें अनावेशित होती हैं। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गाजर में पाया जाने वाला विटामिन है ए। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य है, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य है, ऑप्शन सी है झारखंड राज्य है और ऑप्शन डी है बिहार राज्य है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस साइंस कंप्यूटर करंट अफेयर्स मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 7 अगस्त या 7 अगस्त के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस मास्टर पीडीएफ सेट को एग्जाम के अंदर जरूर देख कर जाएं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का यूरोप से व्यापार सुएज नहर द्वारा होता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।